तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता का डेफिनेशन क्लॉज परिभाषा खंड को देखेंगे। डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ाने का थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तरीका मैंने एक एडॉप्ट किया है। उस तरीके से मैं डेफिनेशन क्लॉज आपको पढ़ाऊंगा। होप सो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको चीजें याद भी होनी चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले डेफिनेशंस की हम बातचीत करते हैं। तो चूंकि पहली परिभाषा, पहले तो आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि आईपीसी में जो आपकी डेफिनेशंस बताई गई हैं, जो जर्नल इंटरप्रिटेशन का एक एक्सप्लेनेशन का जो है, तो आपका एक चैप्टर था साधारण स्पष्टीकरण का। ठीक है, चैप्टर जो आपका बेसिकली जो है तो क्या था, 2 था। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो साधारण स्पष्टीकरण का था, उसमें सेक्शन वाइज यानी धारा 6 से लेकर के सेक्शन 6 टू 52A है ना, 6 से लेकर के 52A तक में कुछ परिभाषाएं और कुछ स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन जो बेसिकली किसके रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहलाते हैं, निर्वचन के नियम कहलाते हैं, सबको शामिल किया गया था। लेकिन अभी आपके भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया कि डेफिनेशन परिभाषाओं को, अब इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिएगा कि भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया कि परिभाषाओं को अलग कर दिया गया और कुछ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो निर्वचन के नियम थे उनको अलग कर दिया गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो बीएनएस है, तो बीएनएस के जो सेक्शन 2 है, धारा 2 है, सेक्शन 2 है, यहां पर किसको बताया गया, यहां पर बताया गया परिभाषाएं, डेफिनेशंस। ठीक है, तो परिभाषाएं बताई गई हैं। आप यहां पर देखेंगे तो करीब 39 हेडिंग यहां पे बनाई गई है और 39 हेडिंग के तहत डेफिनेशंस आपको यहां पर बताई गई है। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 का हेडिंग वहां पर लिखा है साधारण स्पष्टीकरण, जर्नल एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर साधारण स्पष्टीकरण, ठीक है ना, स्पष्टीकरण बताया गया है। बेसिकली ये जो साधारण स्पष्टीकरण में कुछ नियम बताए गए हैं, ये कैसे नियम कहलाते हैं, ये कहलाते हैं निर्वचन के नियम, द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कैसे निर्वचन के नियम इसको आप बोलते हो, जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इनको रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बोला गया है और उनको जो है आपका सेक्शन 3 में रखा गया है। तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन क्लॉज है उसको हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो सेक्शन 2 की डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे तो सबसे पहली जो डेफिनेशंस यहाँ पे बताई गई है कार्य की, देखिए अब परिभाषाएं कैसे कर दी है, अल्फाबेटिकल क्रम पे, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में। तो ABCD आप लोग पढ़ते हो ना, तो जो ए से आने वाले डेफिनेशन उसको ऊपर रख दिया, जो बी से आने वाले डेफिनेशन उसको तो ऐसा ABCD करके जो तो यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे लॉजिक नहीं ढूंढा गया, अल्फाबेटिकल क्रम से जो है तो डेफिनेशन सबको उठा दिया गया, छांट दिया गया कि अच्छा ये परिभाषाएं हैं, इनको छांट लेते हैं और उनको अल्फाबेटिकल क्रम पे जो है तो अरेंज कर दिया गया। ये तरीका यहाँ पे अपनाया गया। तो जो परिभाषाएं पहले भी हम पढ़ते थे साथ में, उनको साथ में रखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहली डेफिनेशन बताई गई है एक्ट और ओमिशन, कार्य या लोप। अब देखो मैंने आप बोलोगे साहब यहाँ पे लोप तो नहीं बताया गया, तो जनरली जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी में कार्य या लोप दोनों को आईपीसी की सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया था, है ना। आईपीसी की जो धारा है 33 वहां पर एक्ट और ओमिशन दोनों को डिफाइन किया गया था, है ना। और देखा जाए तो ये एक्टस जो आपका रिया होता है उसका पार्ट होता है, कार्य लोप, है ना। कार्य क्या होता है, मैंने शुरुआती सेशन में भी बताया था कि बेसिकली किसी मानवीय आचरण का भौतिक परिणाम। अब देखो जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे जैसे कार्य की सेक्शन 2 क्लॉज 1 में या लोप की सेक्शन 2 क्लॉज 25 में एक्ट ऑफ मिशन की, तो वहां पर लिखा है कि कार्य या लोप के अंतर्गत एक कार्य आता है सिंगल एक्ट, या कार्य या लोपों की जो है तो आवली श्रृंखला, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को एक झापड़ा मारा, ये मेरा एक कार्य हुआ, और मैं किसी के घर में गया, उसका दरवाजा तोड़ा, उसके घर में घुसा, उसको मारा, और मारने के साथ साथ जो है तो मान लीजिए कि मैंने वहां पे छेड़छाड़ भी की। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ही सीक्वेंस में मैंने सीरीज ऑफ एक्ट, बहुत सारे कार्यों की जो है तो वहां पर आवली, है ना, श्रृंखला बना दी। तो ये इसको आप कार्य के अंतर्गत रखेंगे।
और लोप क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, तो बेसिकली ओमिशन का मतलब होता है कर्तव्य भंग, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यदि आपको कोई कर्तव्य दिया गया है, आप वो कर्तव्य पूरा नहीं करते हो, तो बेसिकली ये क्या कहलाता है, ओमिशन कहलाता है, लोप कहलाता है, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति कार्य या लोप, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा बिल्कुल सिंपल तरीके समझाइए, कार्य है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा होगा, मे बी पॉसिबल, ठीक है, तो ये कार्य है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर माँ बहन की गाली बकने लगूं, मैं यहाँ पर कुछ अश्लील शब्द बोलने लगूं, आपको सुन के अच्छा ना लगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वही कार्य अपराध में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मानवीय आचरण, ह्यूमन कंडक्ट, ये मेरा ह्यूमन कंडक्ट है, मानवीय आचरण है। फिजिकल रिजल्ट, फिजिकल भौतिक मतलब कि आप देख रहे हो मेरे को ये करते हुए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है तो ये कार्य कहलाता है। लेकिन जब ये कार्य अगेंस्ट द लॉ चला जाता है तो अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको इंटरप्रेट करोगे। ओके, सेम कहानी लोभ के साथ। तो लोभ मतलब कि जैसे कर्तव्य, ड्यूटी, किसी को, एक पुलिस अधिकारी को कर्तव्य है कि उसके सामने अपराध हो रहा है, रोके, लेकिन पुलिस अधिकारी यदि अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता है तो बेसिकली वो क्या करता है, लोप करता है। इस बात को यहां पर ध्यान में रखिएगा। तो ये कार्य या लोप की सिंपल सी परिभाषा। तो दो डेफिनेशन को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब यहां पर आगे देखोगे कुछ परिभाषाओं को मैंने एक सीक्वेंस में रखा, एक सीक्वेंस में। कौन कौन सी परिभाषाएं, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के, बहुत शानदार, मतलब मैंने अपने हिसाब से बहुत शानदार तरीके से उनको बनाए हैं, अच्छा लगे तो बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले अभी यहां पर हम डेफिनेशन देखेंगे जेंडर, लिंग की। 210 में लिंग बताया गया है, ठीक है ना, 210 में लिंग बताया गया है, जेंडर बताया गया है। जेंडर, जेंडर की डेफिनेशन पहले आईपीसी में सेक्शन 8 में थी, और आईपीसी की सेक्शन 8 की डेफिनेशन यदि आप देखोगे तो वहां पर बताया गया था कि कोई पुरुष या महिला, मेल और फीमेल, जेंडर शब्द की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन जब आईपीसी हम पढ़ते थे और वहां पर हम एक केस पढ़ते थे, केस का नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली, विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस दिल्ली प्रशासन, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था कि ट्रांसजेंडर, जो आपके उभयलिंगी होते हैं, परालिंगी होते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जिनको हिजड़े बोलते हैं, वह भी लिंग शब्द की परिभाषा में आते हैं, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, डिसीजन था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो नई बीएनएस बनी, तो नई बीएनएस में आप देखोगे कि यहाँ पर आपका मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। तो आप जब कोई फॉर्म भरते हो तो अब वहां पर 3 ऑप्शन भी हो सकता है आपको इन फ्यूचर मिलने लगे। पहले आप ऐसा रहता है एम, एफ, अब यहाँ पर एक टी वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ट्रांसजेंडर के संबंध में, तो ट्रांसजेंडर को, उभयलिंगी को, हिजड़ों को कहीं डिफाइन किया गया है, तो इसको बताया गया है उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की सेक्शन 2K में, की धारा 2K में, ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 की सेक्शन 2K में इसको डिफाइन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें एमसीक्यू बनने की संभावना वाला ये आपका चीज है। ओके, देन अगली बातचीत करते हैं। अब यहां पर ये आपका लिंग की शब्द की परिभाषा हमने देख लिया। अब इसके साथ सीक्वेंस में देखिएगा, आपका पुरुष और महिला शब्द को भी डिफाइन किया गया है। तो अब बोलोगे इसके साथ मैंने क्यों रखा, तो देखो यहां पे लिखा है किसी भी आयु का मानव नर, ठीक है ना, एनी एज ऑफ ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल आपका क्या कहलाता है, पुरुष कहलाता है। किसी भी आयु का मानव जो नर है, ठीक है, बेसिकली जो है तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, पुरुष कहलाता है, मैन कहलाता है। और किसी भी आयु की मानव नारी क्या कहलाती है, फीमेल कहलाती है। तो यहाँ पर 219 में मेन, मैन शब्द की डेफिनेशन दी गई है, और 235 में वोमेन शब्द को डिफाइन किया गया है। तो किसी भी आयु का मानव नर आपका पुरुष कहलाता है, और किसी भी आयु की मानव नारी जो है तो आपकी महिला कहलाती है साथ में। अब ये पुरुष और महिला ये सब मिलकर के जो है तो बेसिकली व्यक्ति का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पर्सन। ये किसके डेफिनेशन में आते हैं, व्यक्ति। व्यक्ति के बारे में यदि हम बातचीत करें तो व्यक्ति की डेफिनेशन जो है आपका, जो हम लोग आईपीसी पढ़ते थे, है ना। अच्छा, इसमें पुरुष महिला भी बता दूं कि ये आईपीसी की पुरुष महिला को आईपीसी 10 में बताया गया, ठीक है, और लिंग को जो है तो आईपीसी आपका 8 में बताया गया।
और उसके बाद व्यक्ति को जो है तो आईपीसी 11 में बताया गया था, ठीक है, पर्सन शब्द को। तो यहाँ पर कोई भी पुरुष और महिला सब मिलकर क्या बनते हैं, पर्सन, व्यक्ति। तो अब पुरुष महिला यानी जो प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक, मैं हम आप प्राकृतिक व्यक्ति हैं, नेचुरल पर्सन है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है आपका 226 बेसिकली ये प्राकृतिक व्यक्ति के साथ विधिक व्यक्ति को भी शामिल करती है, लीगल पर्सनालिटी को भी जो है तो ये शामिल करती है कि वह भी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, ठीक है ना, कोई भी कंपनी, संगम, एसोसिएशन, चाहे कॉर्पोरेटेड हो या नहीं, निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द की परिभाषा में आते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी वगैरह भी जो है आपके कंपनी, संगम वगैरह है, विधिक व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। क्यों इनको शामिल किया गया? देखो कुछ अपराध हैं केवल नेचुरल पर्सन कर सकते हैं, जैसे मर्डर, चोरी, लूट हो गया, ठीक है, डकैती हो गया, मारपीट हो गया, इस प्रकार के अपराध प्राकृतिक व्यक्ति ही कर सकते हैं। लेकिन आपका चीटिंग हो गया, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डेफमेशन हो गया, ये अपराध ऐसे हैं जो लीगल पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है या लीगल पर्सन के विरुद्ध भी किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सन, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत लीगल पर्सन को शामिल किया गया है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी? ओके। तो अब यहाँ पर अगली डेफिनेशन बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने बताया है कि ये व्यक्ति को बताया गया है। अब आपकी बीएनएस की एक परिभाषा जिसको नई जोड़ी गई है, आपकी बालक, ठीक है ना, चाइल्ड, कुछ किताबों में शिशु लिखा है ना, शिशु, बालक, चाइल्ड, इंग्लिश में चाइल्ड शब्द यूज किया गया है, हिंदी में जो है बालक या शिशु यूज किया गया है। तो 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, ठीक है ना, एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम है। अभी मैं आपको साथ में माता पिता का भरण पोषण अधिनियम भी पढ़ा रहा हूं, वहां पे चिल्ड्रन शब्द को डिफाइन किया गया है। 18 साल से ज्यादा का व्यक्ति चिल्ड्रन, वहां पे हिंदी में बालक ही लिखा है। तो और बाकी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बालक 18 साल से कम का व्यक्ति। सामान्य तौर पर बालक की यही परिभाषा है कि 18 साल से कम एज का व्यक्ति। और इसको जो कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बालकों के संबंध में एक कन्वेंशन हुआ था, वहां पर इस डेफिनेशन को अडॉप्ट किया गया था, जिसको एक बहुत फेमस केस है सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी रिकॉग्नाइज किया गया था, मान्यता दी गई थी कि बालक की जो एज है वो 18 साल से कम की होगी, उससे कम मतलब 16 साल 15 साल से कम का आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो 18 साल से कम एज का व्यक्ति बालक होगा और उसके लिए विशेष एक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे बालकों के लिए कौन से विशेष एक्ट बने हैं? तो ऐसे बालकों के लिए 2 स्पेशल एक्ट बने हुए हैं आपके सिलेबस में। एक आपका है पास्को एक्ट, ठीक है, जिसके 2D में सेम परिभाषा दी गई है बालक की, और दूसरा है आपका जेजे यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसकी सेक्शन 212 में सेम परिभाषा दी गई है बालक की कि बालक जो 18 साल से कम आयु का व्यक्ति हो। तो आपका 2D पास्को में और 212 जेजे में भी जो है तो बालक शब्द को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई समस्या तो नहीं? बातचीत हम यहाँ पे करेंगे। ओके, थैंक यू। अगली बातचीत हम यहाँ पे करेंगे कि अब देखो यहाँ पे एक अगली डेफिनेशन को मैंने और शामिल किया है, पब्लिक शब्द को। क्यों? 227 में डिफाइन किया गया है। तो पब्लिक किसको बोलते हैं? तो जैसे देखिए हमने पहले लिंग को पढ़ा, जेंडर को पढ़ा, जेंडर के अंतर्गत मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आते हैं। फिर यही मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर मतलब ये किसी आयु का मानव नर, ह्यूमन मेल आपका मैन कहलाता है, पुरुष, एनी एज ऑफ ह्यूमन फीमेल आपका वोमेन कहलाती है, और यही सब मिल करके व्यक्ति बनते हैं, और व्यक्ति में लीगल पर्सन भी शामिल किया गया है, ठीक है। और चाइल्ड की डेफिनेशन क्या किया गया है कि 18 साल से कम है कोई व्यक्ति, एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। तो 18 साल से कम एज का व्यक्ति बालक की डेफिनेशन में आएगा। और व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ कह सकते हो पर्सन्स, व्यक्तियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाएगा? लोग, पब्लिक, द क्लास, कम्युनिटी ऑफ पर्सन। तो व्यक्तियों का कोई समूह, ठीक है, क्या कहलाता है? आपका पब्लिक कहलाती है, जिसको आईपीसी में सेक्शन आपका 12 में डिफाइन किया गया था। आईपीसी सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया था ये आपका लोग को, और अभी जो है इसको सेक्शन 227 में डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार से, और ये अभी आपकी नई परिभाषा, तो आपके सिलेबस में
नई परिभाषा कौन से जुड़ी है? तो आपके सिलेबस में ये जो बालक की परिभाषा जुड़ी है, ये नई परिभाषा है आपके बीएनएस की। पहले आईपीसी में बालक को नहीं डिफाइन किया गया था। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। 210 लिंग, 219 पुरुष, 235 महिला, 226 पर्सन, 23 चिल्ड्रन, 227 पब्लिक, है ना। तो ऐसा आपको ग्रुपिंग करके पढ़ना है। क्लियर कहानी? देखो ये एक तरीका है। यदि आपके पास और बेहतर तरीका है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको तरीके मिलते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि तरीका बेस्ट है, लेकिन कुछ तो है। तो ऐसे ही आप भी प्रयास करोगे तो कोई तरीका आपके पास मिल जाएगा, आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। और मेरा मानना है कि जब हम स्वयं अपना तरीका खोजते हैं, उससे चीजें हमको जल्दी याद आती हैं, क्योंकि ये तरीका खोजते समय मैंने अपना दिमाग अप्लाई किया। तो यदि आप भी कोई अपना दिमाग अप्लाई कर सकते हो तो बेस्ट है। क्योंकि देखो एक चीज समझना, मैंने हमेशा कहा है कि मैं केवल आपको विधि, लीगल प्रोविजन बताऊंगा, लेकिन उस चीज को बेहतर करना आपके हाथ में है। क्योंकि सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो आपको लगातार अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा, तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि लास्ट एडीपीओ का कट ऑफ कम नहीं था, बहुत तगड़ा कट ऑफ था। और सिविल जज एमपी जुडिशरी की जो वर्तमान में स्थिति है, सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी एडीपीओ की तरफ झुक गए हैं। साल भर बाद आएगी, 2 साल भर बाद आएगी। बच्चा ऐसा सोचता है, जैसे कुछ बच्चे तो पूछते भी नहीं कि सर, जैसे कुछ बच्चे तो पूछते सर एडीपीओ कब आएगी, कुछ बच्चे पूछते भी नहीं, बोले 6-5 साल से तो सिविल जज की तैयारी कर रहे थे, पहले 2-3 मेंस लिखे, उसके बाद सोचे थे कि इस बार भी मेंस लिखेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो है तो ये बड़ा भारी भरकम लोहे का दरवाजा जो है तो हमारे मुंह में बंद कर दिया। लो भैया आप बन के दिखाओ सिविल जज। तो अब क्या करें साहब? तो उससे अच्छा कि साल भर बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, कभी भी आएगी, एडीपी तो आएगी। अब ऐसी तैयारी करेंगे, ऐसी तैयारी करेंगे, ऐसा रट्टा मार लेंगे 32 एक्ट को कि कहीं से भी सवाल पूछेगा बिल्कुल लगा के आएंगे। क्योंकि पता है कि यदि हम एमसीक्यू में नंबर खींच लिए सबसे ज्यादा, तो वहां जाकर के इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे। अब कोई बच्चा सोचो इतनी तैयारी करेगा तो बोर्ड के सामने आप सोचो 15-20 नंबर तो आराम से ले लेगा। यहाँ तो सिविल जज में मिनिमम 20 नंबर है, यहाँ तो वो भी टेंशन नहीं है। और इतना नंबर ले लेंगे, इधर नंबर अच्छे हैं, सिलेक्शन पक्का। बहुत सारे विद्यार्थी पहले ही कंफर्म थे कि हमारा सिलेक्शन तो पक्का है, हमने डिक्लेयर कर रखा था, किसी का हो ना हो आपका पक्का होगा, क्योंकि आपके पहले नंबर कम थे। तो ये सबसे अच्छी बात ये है एडीपीओ की, कि एडीपीओ में सिलेक्शन आपके हाथ में है। ठीक है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो फिर आप 2-2.5 साल बिल्कुल जूझ जाओ। यार देखो सीधी सी बात है यार, आप इधर उधर फालतू समय व्यतीत करो 4-5 साल और कहीं कोई पद आप प्राप्त ना कर पाओ, इससे अच्छा 2 साल, अरे चलो पीएससी की हरकतें हैं 3 साल लगेगा, एक पद तो कंफर्म हो जाएगा। सोचो, थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचो, क्योंकि आपको सोचना है। पहले आप सोच लोगे तो कर लोगे, और जब तक सोचते रहोगे कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल आए, तो फिर मुश्किल ही मुश्किल रहेगी, फिर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर कहानी? वापस आते हैं, थोड़ा बीच बीच में आपको जगाना भी पड़ेगा ना, जगाने वाला काम भी करना पड़ेगा, तो जगाना भी पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके। नींद खुली कि नहीं खुली गोविंद? नींद खुली? हाँ रवि, अजिता, मैं सबकी बातचीत कर रहा हूं, है ना, सभी की। और जो विद्यार्थी लास्ट इंटरव्यू दे के आए हैं, परेशान नहीं हुए। अपन इस बार ऐसी तैयारी करेंगे, फाइनल सिलेक्शन लेंगे, रट्टा मार लेंगे। कितनी बार करना है? अरे 40 बार, 45 बार घोट डालो आप इन एक्टों को, किस कैटेगरी में हो मतलब नहीं है। हमको तो 450 में हमको 400 नंबर के आसपास छूना है, टच करना है अपने को। कैसे करना है? थोड़ा बड़ा टारगेट रखो ना। सर 350 नंबर ले आएंगे तो अरे क्यों 350 सोच रहे हो? हम तो कह रहे 450 की तैयारी करो। क्या कोई असंभव चीज थोड़ी है? हो सकता है कि तुमने सभी आंसर तो 450 को सोचोगे तो 400 तो आएंगे, और 350 का ही सोच लोगे तो फिर वहां भी नंबर कम आएंगे। तो इसीलिए बड़ा सोचो कि जितना ज्यादा खींच सकते हो। सालों निकल जाते हैं। जो विद्यार्थी अभी ग्रुप में जुड़े होंगे या आगे जुड़ेंगे, ये मेरा लेक्चर सुनेंगे, उनसे मैं यही कहूंगा कि आपने 5-6 साल, 8 साल, 9 साल तैयारी की, क्या कर लिया आपने? तो उससे अच्छा आप 2-3 साल
ठीक है, एडीपीओ को पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। वो बच्चे कौन बोलते पता है? जिनको जो पंचवर्षीय योजना बोल के हल्ला मचाते हैं, वो शांति से घर में जाके लोग हल्ला मचा रहे, एडीपीओ तो पंचवर्षीय योजना है, पता नहीं कब आएगी यार, तुम काहे परेशान हो रहे हो, सिविल जज हर साल आती, देख लो। उनको पता है कि सिविल जज में हर साल लगेगा, होगा तो है नहीं, और मैं शांति से पढ़ता रहूंगा, पंचवर्षीय कभी भी आएगी, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, और ये भी पढ़ने लगेगा तो मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो अभी की वैकेंसी आएंगी तो पढ़ेंगे, वैकेंसी कब आ रही है, इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले या तो थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं या कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ना, या नए बच्चे हैं कि बहुत सारे अभी इस बार के मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे नए बच्चे जो है तो सिलेक्ट होकर निकल गए, नए बच्चे लॉ करके निकले, शानदार उनका जो है तो जीके जीएस वाला पोर्शन। पीएससी के 2-3 बच्चे ऐसे निकल गए मेरे कि जिन्होंने पीएससी की तैयारी कर रखी थी, तो उनका जीके जीएस वाला पोर्शन बहुत अच्छा था, लॉ उन्होंने थोड़ा बेहतर कर लिया, मेरे साथ सिलेक्शन ले लिया फाइनली। तो इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है, और आपके हाथ में पद है, आनी पक्का वैकेंसी है, कभी भी आ जाए, अपने को तो एक सीट कंफर्म करनी है। क्लियर? वापस आते हैं मुद्दे की बात करें। अगली डेफिनेशन क्योंकि सीक्वेंस पकड़ते हैं तो यहाँ पे कूटकरण है ना, तो आप देखोगे। अच्छा, इसमें बीच में एक डेफिनेशन और थी, इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पहले भी जीव जंतु, एनिमल है ना, अभी एनिमल जो है तो एक फिल्म आई थी, तो उसको वही फिल्म तो ऐसे ही, तो बाकी जीव जंतु की डेफिनेशन इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मानव से भिन्न कोई लिविंग क्रिएचर, कोई भी जिंदा प्राणी जो मानव नहीं हो। अब वो जिंदा प्राणी के अंतर्गत भी चाहे कोई भी जलचर हो, थलचर हो, या जो है तो गगनचर हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, पानी में चलने वाला, जमीन में चलने वाला, हवा में उड़ने वाला, कोई भी लिविंग क्रिएचर जो मानव नहीं हो, तो वो एनिमल। तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, पहले भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसको आप जो है तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगली परिभाषा है कूटकरण, काउंटरफीट। कूटकरण, तो कूटकरण की परिभाषा यदि आप देखते हो आपका सेक्शन 2 क्लॉज 4 में, तो यहां पर देखो क्या कहता है, बहुत सिंपल सी परिभाषा, प्रवंचना करने के आशय या ज्ञान के साथ, ठीक है ना, इंटेंशन टू, प्रवंचना मतलब कि धोखा देना, प्रवंचना का मतलब होता है धोखा देना, तो किसी को धोखा देने के आशय या ज्ञान के साथ किसी चीज की नकल तैयार करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिसेप्शन, रीअसेंबलिंग, इंग्लिश में देखोगे तो रीअसेंबलिंग यानी नकल तैयार करना, एनीथिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिसेप्शन, यानी प्रवंचना करने के उद्देश्य से आप क्या करते हो, नकल तैयार करते हो, तो ये क्या कहलाता है, काउंटरफीट कहलाता है, कूटकरण कहलाता है। तो कूटकरण यहाँ पे किसका किसका होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको देखोगे, भारतीय न्याय संहिता पहले अलग अलग जगह था, अब एक जगह कर दिया है। तो जनरली आपका सिक्के, क्वाइन है ना, पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, सेक्शन 178 से लेकर के 188 तक में बीएनएस में कर दिया है। तो क्वाइन है, सरकारी स्टाम्प है, करेंसी नोट जो हम लोग स्टाम्प समझते होगे ना, देखा होगा स्टाम्प, वकीलो स्टाम्प समझते होगे, नहीं समझते होगे तो फिर पता करो क्या है? इतना तो जानकारी होना चाहिए। करेंसी नोट क्या होता है, पैसा जो आपके जेब में रहता है, और बैंक नोट के अंतर्गत जो है तो कोई डीडी वगैरह है ना, चेक वगैरह, तो इन सब चीजों को बैंक, तो इनका यदि आप क्या करते हो, कूटकरण करते हो, काउंटरफीट करते हो, ठीक है। अब देखो, कूटकरण की परिभाषा, किसी चीज की नकल तैयार करना, आपने एक नकली मोबाइल तैयार कर लिया, आपने नकली खोवा, मावा, अभी त्योहार आ रहा, रक्षाबंधन आ रहा है, भाई बहनें अपने भैया को मिठाई खिलाएंगी, तो नकली खोवे की मिठाइयां बनती हैं, तो नकली मावा बनाना ये भी कूटकरण, काउंटरफीट है। नकली तेल के डब्बे बनाना, नकली तेल, नकली घी, नकली कोई भी चीज की नकल आप तैयार कर रहे हो, ठीक है ना, ताकि उसको बेच करके दूसरे को धोखा दे सकें, तो वो कूटकरण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके बीएनएस में सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट को ही बेसिकली शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दो धारणाएं, सॉरी, दो स्पष्टीकरण भी है साथ में। तो पहला ये कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द काउंटरफीटिंग बी एग्जैक्टली लाइक ओरिजिनल, भैया असली जैसा बनाना हो तो असली लेके आएंगे ना, वही बेचेंगे, नकली काहे बेच रहे, ताकि कोई चीज कम लागत में बना सके और उसको असली जगह बेच सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कूटकरण की जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली असली जैसी हो। दूसरा कि यहाँ पर दूसरे स्पष्टीकरण में विधि की खंडनीय उपधारणा के बारे में बातचीत करता है, जहां जहां आप देखोगे, पढ़ोगे कि उपधारणा
करेगा, ये लिखा रहेगा। जहां जहां पढ़ोगे ना उपधारणा करेगा, एविडेंस पढ़ेंगे और अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। सेल प्रिज्यूम, जहां पर जो है तो क्या लिखा रहेगा, सेल प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम। तो जहां पर सेल प्रिज्यूम लिखा रहेगा, बेसिकली वो विधि की खंडनीय उपधारणा, रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहलाती है, और काउंटरफीट में विधि की खंडनीय उपधारणा लागू होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। अभी क्या है खंडनीय उपधारणा? उपधारणा क्या है? तो उपधारणा मतलब एक तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगा लेना, उपधारणा कहलाती है। सामान्यतः दो तीन प्रकार की उपधारणाएं होती है, लेकिन आपके सिलेबस में दो प्रकार की बताई गई। तथ्य की उपधारणा, तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय होती है, रिब्यूटेबल होती है, लेकिन जो विधि की उपधारणा होती है वो खंडनीय भी होती है और अखंडनीय भी होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका कूटकरण के संबंध में 2.4 में कहता है। अगली परिभाषा, अगली परिभाषा बताई गई है 2.5 में न्यायालय, 2.5 में न्यायालय। ठीक है, तो न्यायालय, तो न्यायालय की परिभाषा देखोगे तो यहां पर कोर्ट क्या बताया गया है, कोर्ट की परिभाषा। तो देखो वहां पे लिखा है कि न्यायाधीश जो अकेले या संयुक्त रूप से, ठीक है ना, एनी जज हु में सिंगल या ज्वाइंटली, अलोन और ज्वाइंटली, सिंगल या ज्वाइंटली, वहां पर ध्यान रखिएगा। तो वहां पर अलोन शब्द यूज किया गया है, सिंगल नहीं लिखा है, अलोन और ज्वाइंटली, अकेले या संयुक्त रूप से। अकेले मतलब कि जैसे एक सिंगल, आप अधिकांश कोर्ट देखते हो एक सिंगल जज बैठता है, लेकिन ज्वाइंटली, ज्वाइंटली जैसे आप देखोगे कंज्यूमर फोरम कोर्ट हो गया, वहां पे कई जज बैठते हैं। अभी आगे हम देखेंगे, जैसे आपका अभी जेजे एक्ट पढ़ेंगे, वहां पर आपका जो एक संस्था बनाई गई सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 3-4 में पढ़ेंगे, तो वहां पर जो बोर्ड बनता है, बोर्ड में जज के साथ 2-3 लोग और बैठते हैं। ठीक है, तो बेसिकली, और जैसे हाई कोर्ट चले जाओ, 2 जज की बेंच, 5 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट में, तो ये अकेले या संयुक्त रूप से विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, इंपावर टू लॉ डूइंग जुडिशियल वर्क, या न्यायिक कार्य कर रहा हो। जुडिशियल वर्क का मतलब यह है कि हर उस जगह जहां पर कोई व्यक्ति, जहां पर कोई व्यक्ति बैठ करके दो पक्षकारों से साक्ष्य लेता है और साक्ष्य लेने के बाद उसका वैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करने के बाद कोई जजमेंट देता है, ये पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं जुडिशियली एक्ट, न्यायिक तह कार्य करना। ठीक है, तो जो भी जैसे लेबर कोर्ट हो गया, आपका फैमिली कोर्ट हो गया, है ना, कौन कौन से न्यायालय, तो आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं उदाहरण। ठीक है ना, तो उदाहरण के तौर पर जैसे लेबर कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, यानी कि आपका विधिक दीवानी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, आपराधिक न्यायालय, राजस्व न्यायालय हो गया। ठीक है ना, तो ये जितने भी न्यायालय हैं, आपके बाल न्यायालय हो गए, चिल्ड्रन कोर्ट, तो ये जितने भी न्यायालय यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। कंज्यूमर फोरम कोर्ट हो गया, जितने भी न्यायालय, जितने भी एग्जाम्पल आपको आते जाएंगे, सब इसके अंतर्गत यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। डिविजनल बेंच, बिल्कुल वही चीज। ठीक है, तो ये न्यायालय की परिभाषा। अब न्यायालय में कौन बैठता है? तो न्यायालय में बैठता है न्यायाधीश। तो हम न्यायालय के साथ अगली परिभाषा कौन सी पढ़ेंगे? न्यायाधीश की, जज की। और जज को कहां डिफाइन किया गया है? तो आप देखोगे सेक्शन जो है आपका 2 क्लॉज 16 में जो है तो जज को डिफाइन किया गया है। 2 क्लॉज 16 में जज को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखोगे अब थोड़ा सा हल्का सा आईपीसी से अंतर किया गया, जिसे जज की बातचीत करते हैं। अच्छा, एक चीज समझना कि कोर्ट को, न्यायालय को आईपीसी में कहां डिफाइन किया गया था? सेक्शन 20 आईपीसी की धारा 20 में। और जज को कहां डिफाइन किया गया है? आईपीसी की सेक्शन 19 में जज को डिफाइन किया गया है ना। थोड़ा आईपीसी भी हल्का हल्का बताता हुआ चलूंगा। अब यहां पे क्या कहता है कि ऑफिशियली डिजिग्नेटेड पर्सन, कोई व्यक्ति आधिकारिक तौर पर अभिहित है, अभिहित मतलब उसको बिठाया गया है, ठीक है ना, उसको बिठाया गया है, उसको एडिशनल पद दिया गया है, तो आधिकारिक तौर पर डिजिग्नेट किया गया है,
अभिहित किया गया है और ऐसा व्यक्ति सिविल या क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग में, ठीक है ना, सिविल यानी कि सिविल मामले पढ़ेंगे, सिविल चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एडीपीओ में, सिविल जज का पार्ट है ना, तो सिविल मामले जो संपद और संपत्ति के संबंधित मामले होते हैं, आपराधिक मामले मतलब अपराध जो अपराध हो उसके संबंध में, लीगल प्रोसीडिंग विधिक कार्यवाही। आप यदि अभी पढ़ेंगे बीएनएसएस तो बीएनएसएस में देखोगे वहां पर उसको न्यायिक कार्यवाही भी बोली जाती है, ठीक है ना, न्यायिक कार्यवाही। तो जो न्यायिक कार्यवाही आपका बोला गया है कि कोई भी कार्यवाही जहां पर साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है, जो एविडेंस है टेकिंग ऑन ऑथ, तो वो बेसिकली कैसी कार्यवाही कहलाती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग या लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। तो विधिक कार्यवाही में गिव फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय देने के लिए, ठीक है ना, अंतिम निर्णय जो मेरिट पर हो देने के लिए, या डिसीजन विच बिकम द फाइनल अब्सेंस ऑफ अपील, यदि कोई भी कह सकते हो कि अपील नहीं किया गया तो अंतिम हो गया, और कोई डिसीजन है कंफर्म कर दिया गया है तो अंतिम हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई कोर्ट ऑफ सेशन है, उसने डेथ सेंटेंस दिया है, उसका कंफर्मेशन कहाँ से होता है, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन है तो अंतिम हो जाता है। कोई डिसीजन दिया गया है, आपको पता है हर निर्णय के साथ अपील करने का अधिकार होता है, अपील करने का जो अधिकार होता है वो बेसिकली आपका 30 दिन 60 दिन जैसा भी सर्कमस्टांसेस वैसा रहता है, तो वो अपील अवधि जैसे समाप्त हो जाती है वैसे ही वो जजमेंट अंतिम हो गया। यदि अपील नहीं की गई, अपील की गई तो फिर अपील न्यायालय सुनेगा और उसके हिसाब से अंतिम बनाएगा, और नहीं तो अंतिम मान लिया जाता है। और मान लीजिए कोई जजमेंट जिसकी अपील नहीं होती है तो जजमेंट जैसे सुनाया गया वो वैसे ही अंतिम हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कोई आधिकारिक तौर पर अवहित व्यक्ति किसी सिविल आपराधिक विधिक कार्यवाही में अंतिम निर्णय देने के लिए इंपावर्ड हो, सशक्त हो, वो क्या कहलाता है, जज कहलाता है। तो जज की परिभाषा जो है आपका 216 में बताई गई, ठीक है। तो हम ये परिभाषा क्या पढ़े, न्यायालय, तो न्यायालय को जो है तो बेसिकली हमने 2.5 में पढ़ा था, 2.5 में, ठीक है। इसके बाद हमने जज पढ़ लिया 216 में। और जज क्या कहलाता है, पब्लिक सर्वेंट। जज बेसिकली क्या कहलाता है, लोक सेवक। तो इसी के साथ हम लोक सेवक की भी परिभाषा पढ़ेंगे। तो लोक सेवक बेसिकली 228 में लोक सेवक को यहां पर डिफाइन किया गया है। और देखा जाए तो यदि आप आईपीसी की फेमस धारा है, लगभग सबको याद होगी, आईपीसी की सेक्शन कौन सी थी, 21, ठीक है ना। तो लोक सेवक को आईपीसी 21 में डिफाइन किया गया था, बहुत फेमस परिभाषा, आपको सबको पता होगी। तो देखा जाए तो ये परिभाषा आप आईपीसी के पढ़ो या ये पढ़ो, लगभग सेम परिभाषा है। और दोनों परिभाषाओं में बेसिकली ये बताने का प्रयास किया गया है कि लोक सेवक के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले तो कि क्या डेफिनेशन कोई है, ढूंढोगे मिल जाए तो उसकी डेफिनेशन आपका अकॉर्डिंग टू क्लॉज K1 है ना, सबसे अंतिम जो क्लॉज है के, पहले आईपीसी में प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पर ABCD अल्फाबेटिकल जो है तो क्रम डाल दिया गया। तो के का क्लॉज 1 क्या कहता है कि एनी पर्सन परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द विच गेट सैलरी, फीस, रेम्यूनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा। तो कर्तव्य, लोक कर्तव्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति जिसको इसके लिए वेतन, फीस, पारिश्रमिक या कमीशन मिलता हो, वो लोक सेवक कहलाएगा। तो सीधी सी परिभाषा है लोक सेवक की कि कोई भी व्यक्ति जो लोक कर्तव्य, पब्लिक जो ड्यूटी है उसको इन्फोर्स करता है और इसके लिए फीस, रेम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह को प्राप्त करता है, वो लोक सेवक यहाँ पे कहलाएंगे। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा नेट का हल्का इश्यू है, थोड़ा कभी कभी एडजस्ट कर रहा है ना, ब्लर हो जाती है स्क्रीन, तो परेशान मत होइएगा, हल्का सा नेट का इश्यू है ना, उसको मैं देखता हूँ, यदि सॉल्व हो जाता है तो मैं यही कर देता हूँ। तो मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आपके जो यहाँ पर लोक सेवक की परिभाषा नीचे जो बताई गई है, तो यहाँ पर लोक सेवक की परिभाषा में बेसिकली ये बताया गया कौन कौन से व्यक्ति लोक सेवक की परिभाषा में शामिल हैं। ABCD करके जो है तो यहाँ पर के तक क्लॉज बनाए गए हैं। तो मैं यहाँ पे देखो तो क्लॉज ए बेसिकली कमीशन एंड कमिश्नर ऑफिसर ऑफ द आर्मीज। तो कोई सेना, आर्मीज जो है 3 आर्मी है जैसे, उनके कमीशन ऑफिसर, आयुक्त अधिकारी जो है तो लोक सेवक हैं। तो बेसिकली ये बता रहा है कौन कौन लोक सेवक हैं।
इसके बाद आप क्लॉज बी सी डी ये 4 क्लॉज देखोगे। यहां पे बेसिकली ये कहता है कि न्यायालय या माध्यस्थ से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी लोक सेवक हैं। ठीक है, आप देखोगे बैरक में तो बी देखोगे प्रत्येक न्यायाधीश, ठीक है ना, प्रत्येक न्यायाधीश एवरी जज, ठीक है, जो यहाँ पर कोई भी कार्य कर रहा है लोक सेवक है। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, फिर एज ए मतलब समापक हो, रिसीवर हो, कमिश्नर हो, या कोर्ट में चले जाओ कोई भी बाबू हो, अर्दली हो, कोई भी कोर्ट में आप जितने भी प्यून तक समझ लेना, प्यून तक, और वो जो कह सकते हो कि प्यून रहता है जो बाहर आकर के आवाज किसी पक्षकार को बुलाता है कि भैया फलाने वर्सेस फलाने केस है, आ जाओ, है ना, अगला तुम्हारा मामला है, तो वह भी लोक सेवक की परिभाषा में आता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा कोई शपथ दिलवाने वाला अधिकारी, साक्ष्य लेने वाला अधिकारी, हर व्यक्ति जो है, तो यहाँ पर समझिएगा कि जैसे वकील लोग को कई बार एज ए कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, तो जब ध्यान रखना कि कोई भी आप जैसे आप वकील हो, आप एज ए एडवोकेट काम कर रहे हो, आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो, लेकिन किसी मामले में न्यायालय ने आपको कमिश्नर अपॉइंट किया है, कमिश्नर पढ़ेंगे जो साक्ष्य लेने के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो वह जैसे ही जब तक वो पर्टिकुलर मामले में कमिश्नर अपॉइंट है किसी मामले में, तो वह उस समय लोक सेवक की कैटेगरी में आएगा, यहां पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद लोक सेवक की सहायता करने वाला पंचायत का कोई सदस्य, ये भी लोक सेवक आएगा। कोई आर्बिट्रेटर है, मध्यस्थ वगैरह है ना, जहां पर मामला कोर्ट के बाहर सुलह किया जाता है, वह भी लोक सेवक की डेफिनेशन में आएगा। तो कुल मिलाकर के आपका बी सी डी ई में जो न्यायालय या मध्यस्थ से संबंधित जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बताया गया है, वो लोक सेवक कहलाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्या हाईकोर्ट जज लोक सेवक है, तो चूंकि संवैधानिक पद है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभा मुखर्जी, इसमें केस नहीं है, चाहो तो लिख लो, प्रतिभा बनर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, जिसमें कहा गया था कि जो हाईकोर्ट जज होता है वो लोक सेवक नहीं होता है। ठीक है ना, तो प्रतिभा बनर्जी की मुखर्जी मैं एक बार चेक करके बता दूंगा वैसे, पर ये नाम सही है, प्रतिभा वर्सेस भारत संघ, ठीक है ना, बनर्जी या मुखर्जी कोई होंगे। तो ये केस है, इसमें हाई कोर्ट जज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कैसा संवैधानिक पद है, इसीलिए लोक सेवक वो नहीं कहलाता है ना। इसी प्रकार आगे भी यहीं पे ध्यान रखना, नीचे 2 केस भी लिखे हुए हैं, एक करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें बोला गया था कि आपका जो सांसद होता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सांसद लोक सेवक नहीं होता है, लेकिन जब वो मंत्री बनता है तो लोक सेवक होता है, क्योंकि जो सांसद होता है ये संवैधानिक पद होता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उस पद को क्रिएट किया जाता है, तो सांसद जो है आपका लोक सेवक नहीं होता है। इसी प्रकार कोई एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में विधायक बोलते हैं, तो विधायक भी लोक सेवक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो मंत्री बनता है वो लोक सेवक हो जाता है। ये बहुत फेमस केस में बोला गया था, आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले, आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले का बहुत फेमस केस है, इसमें ये चीज बोली गई थी। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे देखोगे क्लॉज एफ और जी, तो क्लॉज एफ और जी में बेसिकली कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, तो कोई भी व्यक्ति है जो लोक व्यवस्था संभालते हैं, तो लोक व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी सामान्यतः कौन होते हैं, पुलिस अधिकारी। आप पढ़ोगे देखो तो वहां लिखा है सिंपल तरीके से कि कोई प्रत्येक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को परिरोध डिटेन करके रख सकता हो, ठीक है ना, कन्फाइन करके रख सकता हो, तो कोई परिरोध करके कौन रख सकता है, पुलिस वाला ही रख सकता है। ठीक है, या कोई व्यक्ति जो अपराध का निवारण करे, कहीं अपराध हो रहा उसको रोके, इन्वेस्टिगेशन करे, अपराध की सूचना दे, उपस्थित सुरक्षित संरक्षण सभी सुरक्षा वगैरह करे, तो जनरली कौन करता है, पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। तो ये पुलिस ऑफिसर्स को बोला है कि ये लोक सेवक की डेफिनेशन में यहाँ पर आएंगे, ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, तो क्लॉज एच और आई, तो क्लॉज एच और आई में एवरी रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व विभाग का प्रत्येक अधिकारी। अब आप वहां पे लंबा चौड़ा लिखा हुआ है 2 पैरा, पर आप उसको पढ़ोगे तो सिंपल सा है, कोई अधिकारी जो सरकार संपत्ति को ग्रहण करता है, सरकार सर्वेक्षण करता है, संविदा करता है, निर्धारण करता है, ठीक है, यानी सरकार की तरफ से जितने भी कार्य करता है। तो सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति कौन होता है, कलेक्टर होता है। और कलेक्टर के बारे में हम कहाँ पे, यदि आप चूंकि सिलेबस सिविल जज की तैयारी वगैरह कभी की होगी, एमपीएलआरसी में कलेक्टर हो गया, पटवारी हो गया, तहसीलदार हो गया, एसडीओ हो गया, ठीक है, कमिश्नर हो गया,
तो ये राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू कमिश्नर वगैरह हो गए, तो ये राजस्व जो अधिकारी होते हैं तो इनके बारे में, तो ये सभी लोक सेवक यहाँ पे कहलाएंगे। ग्राम का अधिकारी तो जैसे पटवारी, पटेल, पंच, तो ये सभी जो है तो यहाँ पर लोक सेवक की परिभाषा में यहाँ पर आएंगे, ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका कह सकते हैं कि राजस्व संबंधी जो हर अधिकारी कर्मचारी है, अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ पे कर्मचारी भी लिख लेना, क्लियर हो जाए, कर्मचारी, ठीक है ना, अधिकारी और कर्मचारी। फिर कोई भी जैसे पटेल हो, पटवारी हो, कोटवार हो, वो सभी जो है तो लोक सेवक की डेफिनेशन में आएंगे। और लास्ट में है इलेक्शन ऑफिसर, क्लॉज जे में, कि निर्वाचन अधिकारी भी जो है तो लोक सेवक की डेफिनेशन में यहाँ पर आएंगे, ध्यान में रखिएगा। लास्ट के क्लॉज का मैंने एक चीज लिखा है, दूसरा आप देख सकते हो वहां पर बेसिकली बताया गया कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013, अभी चूंकि कंपनी अधिनियम नया 2013 में आ गया है, धारा सेक्शन 2 क्लॉज 45 में कोई सरकारी कंपनी की सेवा, मतलब उसके तहत बताया गया कोई सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में, तो कुल मिला के कोई सरकारी कंपनी है ना, सरकारी कंपनी जैसे नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां जो है तो कोई सरकारी कंपनी की वेतन या सेवा में है, वह भी लोक सेवक यहाँ पे कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना। तो ये सभी लोक सेवक की डेफिनेशन में कहलाएंगे। कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं, तो स्पष्टीकरण ठीक है, इतना नहीं पूछता है, तो आप इसको देख सकते हो कि कोई भी चाहे सरकार नियुक्त करे या ना करे लोक सेवक है ना। देखो ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति यदि लोक कर्तव्य का पालन कर रहा है, इसके लिए उसको वेतन कमीशन मिल रहा है, लोक सेवक है, फिर चाहे उसकी नियुक्ति सरकार करे नहीं करे, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे प्रमुख तौर पर यहाँ पे कहती है। तो ये आपकी लोक सेवक की परिभाषा। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर तीन परिभाषाओं को एक सीक्वेंस में देखा, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने 2.5 में न्यायालय देखा, कोर्ट देखा, फिर 2.16 में हमने न्यायाधीश देखा, है ना, क्योंकि न्यायालय में कौन काम करता है, न्यायाधीश, और न्यायाधीश कौन होता है, लोक सेवक। तो ये तीन परिभाषाएं 228 में हमने लोक सेवक, तो ये तीन परिभाषाओं को हमने एक सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देख लिया। अगली परिभाषा हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगली परिभाषा, अब देखो अगली परिभाषाओं को मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया है, ट्विस्ट मतलब कि थोड़ा सा एक अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है कि आपके बीएनएस में कौन कौन सी परिभाषाएं जो मन की दशा बताती हैं, मन की दशा, स्टेज ऑफ माइंड, ये शब्द आपको एविडेंस में मिलेगा कि मन की दशा बता रही है। बेईमानी, ये आदमी बेईमान है, बेईमान क्या है, मन की दशा है, क्योंकि आप बोलोगे कि ये आदमी बेईमान है, तो क्या उसके बड़े बड़े कान निकले हैं, उसके बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े उसके हाथ पैर हैं, ऐसा कोई बेईमान है? नहीं, आप हमारे जैसा दिखने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर ऐसे भाव हैं, किसी का पैसा मिल जाए मुझको, किसी की संपत्ति मिल जाए मुझको, वो क्या हो गया, बेईमान हो गया, ठीक है ना। तो बेईमानी। दूसरा, कपट पूर्वक, आपके अंदर कपट यानी कपट भरा है, आप दूसरों का नुकसान पहुंचा करके अपना फायदा चाहते हो, ठीक है ना, कपट पूर्वक, तो ये मन की दशा, ठीक है। फिर तीसरा है सद्भावना पूर्वक, यानी सद्भाव के साथ, यानी आप सद्भाव के साथ, कोई आप मान लो झोला छाप डॉक्टर, कोई व्यक्ति झोला छाप डॉक्टर है, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है तो कह सकते हो कि किसी कह रहा है अरे आओ भैया हम तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे, इलाज कर देंगे, भला चंगा करके तुमको यहाँ से भेजेंगे, अब पता चला कि इलाज के नाम पे उस बेचारे को और बेकार कर दे। तो ये सद्भावना प्रवृत्ति, ये भी मन की दशा है, ठीक है। फिर विश्वास का कारण, ये भी मन की दशा है, मेंटल, वो वहां पे केसी जो कहता है कि ये मेंटल स्टेटस, मानसिक स्थिति है, ठीक है। और है स्वेच्छा, कोई काम स्वेच्छा है कि नहीं, ये मन की दशा। तो ये 5 ऐसी परिभाषाएं हैं जो एक तरह से स्टेज ऑफ माइंड को डिफाइन करती हैं, मन की दशा को बताती हैं, और बहुत ही सिंपल सी परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम बेईमानी पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेईमानी, तो बेईमानी, और साथ में चूंकि यहां पे ध्यान रखिएगा कि सदोष लाभ सदोष हानि, ये जो नीचे आपका ये 236, 237, 238, ये तीन जो क्लॉज लास्ट में बताई गई हैं, ये आपके आईपीसी में केवल एक धारा बताई गई थी 23। तो धारा 23 में सदोष लाभ सदोष हानि, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन किया गया था, और फिर उसी के साथ जो है तो धारा
24 में आईपीसी की जो है तो बेईमानी पूर्वक को आईपीसी की बातचीत करें तो आईपीसी सेक्शन 24 में डिफाइन की गई थी। लेकिन अभी बीएनएस की बातचीत करें तो बेईमानी को 2 क्लॉज 7 में यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो इस आशय से कार्य करना कि सदोष लाभ रॉन्गफुल गेन करें, ठीक ना, किसी व्यक्ति को सदोष लाभ क्या होता है, तो मैंने थोड़ा सा लिखा है कि विधिवत साधनों द्वारा सदोष लाभ कारित करना जिसका वैध रूप से हकदार प्राप्त करने वाला ना हो। विधिवत साधनों द्वारा सदोष लाभ प्राप्त करना, मैंने हाथ में बंदूक ली, किसी को दिखाया चल पर्स निकाल, अपना बटुआ मेरे को तो नहीं तो गोली मार दूंगा, तो डर के मारे उसने लीजिए महाराज दे दिया मुझे अपना बटुआ। तो मैंने विधिवत साधनों द्वारा, बंदूक क्या है, विधिवत साधनों द्वारा उसका बटुआ प्राप्त किया जिसका मैं वैध रूप से हकदार नहीं हूं। यदि मैंने उसके यहाँ कोई मेहनत किया है, मजदूरी की है, उसके लिए मुझे पारिश्रमिक मिलना चाहिए, है ना, गड्ढा खोदा है तो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने बंदूक दिखा के उसका पैसा छीन लिया जो बेचारा उसने कमा के लाया, तो ये उस व्यक्ति को मैंने अनलॉफुल मीन से प्राप्त किया जिसका हकदार मैं नहीं हूं, तो मैंने सदोष लाभ प्राप्त किया। और वह व्यक्ति जो उसका हकदार है उसको मैंने उसकी संपत्ति से दूर किया, मतलब उसको क्या हुआ, सदोष हानि हुई, रॉन्गफुल लॉस हुआ, ठीक है ना। तो ये एक सिक्के के दो पहलू जैसा ये यहाँ पर माना जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी वो क्योंकि ये एक्सटॉर्शन के ये सब रहता है एक्सटॉर्शन के डेफिनेशन में, ठीक है ना। एक्सटॉर्शन के डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे हम, वहां पे बेईमानी रहती है, ठीक है। तो अभी मैं सदोष लाभ सदोष हानि को डिफाइन कर रहा हूं, फिर वो कब चोरी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी चोरी में भी आप देखोगे कि थेफ्ट की जो डेफिनेशन है वहां पे बेईमानी रहती है, एक्सटॉर्शन में बेईमानी रहती है, उद्दापन जिसको बोलते हैं, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग हो गया वहां पे बेईमानी रहती है, न्यास भंग हो गया वहां बेईमानी रहती है, छल पढ़ेंगे आगे वहां पे बेईमानी कपट पूर्वक दोनों रहता है। तो पढ़ेंगे, सभी चीजें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्सटॉर्शन सरल शब्दों में समझो कि मैंने किसी को फोन लगाया, और भैया तुम्हारा बच्चा स्कूल गया है, तो बोला हाँ भैया गया है, और शाम को 5 बजे छुट्टी होती है, हम कहा हाँ होती है, तो जल्दी से 3 बजे तक 10 लाख रुपए भेज दो, नहीं तो बच्चा 6 बजे घर नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। तो डर के मारे कहाँ भेजना है, किसको देना है, आप पहुंच गए, तो ये एक्सटॉर्शन है, ये क्या है, उद्दापन। क्लियर कहानी। तो किसी को आपने ऐसे धमकी दिया, तो अब पढ़ेंगे वहां पे अपन अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी, है ना। चलिए, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो अनलॉफुल मीन्स के द्वारा कोई प्राप्त करते हो जिसका वैध रूप से हकदार कोई व्यक्ति ना हो तो सदोष लाभ, जो वैध रूप से हकदार व्यक्ति उसको वंचित किया जाता है, सदोष हानि उसको पहुंचाई है। और सदोष लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है, ठीक है, जब कोई सदोष रखता है या आयोजन करता है, तो वही है कि बंदूक दिखा के मैंने प्राप्त किया, या मान लो मैंने किसी बोला ला भी तेरा मोबाइल थोड़ा बात कर लूं, बात किया, उसके बाद मोबाइल अपने जेब में रखा, चलता बना, ओ भाग यहाँ से मारूंगा तेरे को। तो यहाँ पे मैंने जब उससे मोबाइल तो लिया था, तब तो मैंने देखा जाए तो सही तरीके से लिया, बात करने के लिए, लेकिन बाद में जेब में रख लिया और चलता बना, तो ये मैंने एक तरह से क्या किया, उसको सदोष रखे रहा, ठीक है, रॉन्गफुली कीप, ठीक है ना, या एक्वायर। और सदोष हानि मतलब कि मैं किसी को अलग करता हूं या वंचित करता हूं उसकी संपत्ति से, उसके किसी भी धन से, तो सदोष हानि उठाना यहां पे कहलाता है। सिंपल सी परिभाषाएं हैं, और बेईमानी पूर्वक में इसलिए कहते हैं कि सदोष लाभ सदोष हानि दोनों होती है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी को सदोष लाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, ठीक है ना, कॉजिंग रॉन्गफुल गेन या कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, दैट इज डिसऑनेस्टली, तो ये कहलाता है बेईमानी पूर्वक आशय से किया गया कार्य। क्लियर कहानी। तो ये आपकी डेफिनेशंस बताई गई है 2.7 में बेईमानी, और साथ में 236 सदोष लाभ, 237 सदोष हानि, और 238 सदोष लाभ प्राप्त करना, गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली। तो ये परिभाषाएं इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं कपट पूर्वक, दूसरा जो मन की दशा बताने वाला अपराध है, कपट पूर्वक। भैया आपके मन में कपट है, कपट 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 कपट, फ्रॉड, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉड। तो फ्रॉड बेसिकली जो है तो फ्रॉड बेसिकली जो है देखोगे तो व्यक्ति जब कोई कार्य कपट करने की आशा से करता है, कपट when the person does any act the intent to committing fraud, कपट करने का आशय। अब कपट क्या होता है, तो कपट करने का आशय, यहाँ पे कपट करने का आशय देखो कि इतना ही लिखा है, पर कपट को डिफाइन नहीं किया गया है।
तो कपट को डिफाइन किया गया था, एक बहुत फेमस केस है, चाहे आप सिविल पढ़ो चाहे क्रिमिनल पढ़ो, जैसे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में भी कपट फ्रॉड को डिफाइन किया गया, वहां भी परिभाषा हम करता है कि हर कपट में आता है धोखा प्लस क्षति। धोखा जिसको शुद्ध हिंदी में लिखना हो तो प्रवंचना भी बोल सकते हैं, तो डिसीट प्लस इंजरी, ठीक है ना, तो किसी को धोखा देके क्षति पहुंचाते हो तो कपट होता है, फ्रॉड होता है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जनरली आपका चीटिंग हो गया, चीटिंग वाला अपराध ऐसा है जहां पे आपको बेईमानी भी मिलेगी, कपट भी मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका है आपका फॉर्जरी, जिसको हम बोलते हैं कूट रचना, ठीक है ना, फॉर्जरी का जो अपराध है, कूट रचना का जो अपराध है, कूटकरण नहीं, काउंटरफीट अलग हो गया, ठीक है ना, कूट रचना जो हमने क्लास 4 में पढ़ा, कूटकरण वो अलग है, चीटिंग हम जो है तो सॉरी फॉर्जरी जो है तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो फॉर्जरी का अपराध है, उस पे भी जो है तो बेईमानी प्लस कपट पूर्वक दोनों रहता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है 211 गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक। सिंपल सी बात है, कोई काम सद्भावना पूर्वक है कि नहीं है, तो यदि कोई काम सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ की गई कोई बात, समथिंग डन विद द ड्यू केयर एंड अटेंशन, बैरेट में थोड़ा निगेटिव लिखा है, बैरेट में निगेटिव लिखा है कि देखो बैरेट में यदि आप उसका सद्भावना पूर्वक की डेफिनेशन देखते हो तो बैरेट में जो है तो कैसे लिखा है ना, पढ़ो वहां पर कि कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना या विश्वास से की गई, मतलब वही निगेटिव, तो मैंने पॉजिटिव सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ। अब किस मामले में कितनी सम्यक सतर्कता है कि नहीं, इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये तथ्य का प्रश्न है, ध्यान रखना कि कोई काम सद्भावना पूर्वक है कि नहीं, ये तथ्य का प्रश्न है ना, तो तथ्य के आधार पे इसका निर्धारण न्यायालय करेगा, और इसीलिए मैंने साथ में आगे लिख दिया कि व्यक्तियों की कार्य कुशलता एवं परिस्थितियों पर यह निर्भर, डिपेंड ऑन पर्सन स्किल एंड सर्कमस्टांसेस, तो कोई काम सद्भावना पूर्वक किया गया है, ये व्यक्ति के स्किल और सर्कमस्टांसेस पर जो है तो डिपेंड करता है, ये चीज यहाँ पे रखिएगा। जैसे कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा स्किल वाला डॉक्टर है, बहुत अच्छा स्किल वाला है, लेकिन उसने दारू पी रखी है और वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर बहुत अच्छा, लेकिन जैसे वो कबीर सिंह की पिक्चर आई है ना, अब मान लो कबीर सिंह में तो उसको दिखाया कि बहुत अच्छा दिन दारू पीने के बाद भी अच्छा ऑपरेशन करता था, पर मान लो कोई डॉक्टर है दारू पीने के बाद है ना, वो हीरो है, हीरो कुछ भी बता देंगे, लेकिन जनरली दारू पी लिया तो थोड़ा तो आदमी का दिमाग बढ़ता ही है, ठीक है, तो दारू पीने के बाद ऑपरेशन कर रहा है, मतलब कि आपने काम सद्भावना पूर्वक नहीं किया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिना तैयारी के आके आपको पढ़ाने लगूं, मतलब मैंने अपना काम सद्भावना पूर्वक नहीं किया है, तो ये कहलाता है गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक। क्लियर हुआ? आते हैं अगली परिभाषा, रीजन टू बिलीव, विश्वास का कारण। तो विश्वास का कारण, रीजन टू जो बिलीव है, बेसिकली जो है तो ये क्या होता है विश्वास का कारण, तो इसको देखो यहां पर कि विश्वास का कारण तब कहा जाता है जब विश्वास करने का पर्याप्त हेतु हो, पर्याप्त हो एक आध शब्द जुड़ गया है, सफिशिएंट कॉज, इंग्लिश में देखोगे कि सफिशिएंट रीजन, सफिशिएंट कॉज, इंग्लिश में वहां पे कॉज शब्द यूज किया है, ठीक है ना, विश्वास के कारण में, तो पर्याप्त जो है तो क्या हो, हेतुक हो, तो उसको वहां पे कहता है, ठीक है ना, सफिशिएंट कॉज, कॉज रीजन नहीं कॉज, चलो, तो कॉज टू बिलीव, यानी कि विश्वास का कारण कैसे, जो जैसे कुछ भी कहीं भी कोई चीज चल रही है और आपके अंदर का एसीबी प्रद्युम्न जग जाए, सीआईडी वाला, दया कुछ तो गड़बड़ है, और दया से यो मत समझ लेना तारक मेहता में दया मत चले जाना, ये तारक मेहता वाला दया नहीं है, ये सीआईडी वाला दया है, जो बिल्कुल लंबा चौड़ा 6.5 फुट का आदमी जो धक्का मार के दरवाजा तोड़ता है, तो वो बोलता रहता है ना उसको एसीबी प्रद्युम्न, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ भी देख करके आपके अंदर का सीआईडी जाग जाए, मतलब कि पर्याप्त, रात को सोनी जी अपनी दुकान बंद कर रहे हैं और तभी एक व्यक्ति आया अपने हाथ में 5-6 लाख रुपए के जेवरात लेकर के, सोने चांदी के, अब बोला महाराज ले लो यार, बहुत इमरजेंसी है, घर में बीमार हैं, दे दो जो देना है, 1-2 लाख रुपए बहुत जरूरी है, बहुत इमरजेंसी है, साथ में इधर उधर भी देख रहा है, कंबल ओढ़े मुंह छुपा रहा है, मतलब कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो ये विश्वास का कारण। और इसीलिए केस है आपका ज्योति प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विश्वास का कारण, रीजन टू बिलीव इज अ मेंटल स्टेटस, एक मानसिक दशा है जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्य परिस्थितियों के हिसाब से किया जाएगा, तो ये चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये पर्टिकुलर क्लॉज आपका।
लास्ट में है स्वेच्छा, वॉलेंट्री। तो कोई काम स्वेच्छा, तो जैसे कोई काम आप साधन प्लस आशय, है ना, तो जैसे आपको एक को मारने का आशय है, आपका इंटेंशन है कि मुझे भैया मोहन का मर्डर करना है, तो मोहन को मारने के लिए क्या किया, उसे घर में आग, उसका घर बंद करके आग लगा दी, मोहन मर गया। तो ये आपके द्वारा स्वेच्छिक किया गया कार्य माना जाएगा, ये आपके द्वारा स्वेच्छिक किया गया कार्य माना जाएगा, ठीक है ना, कि आपने स्वेच्छा से ये कार्य किया। दूसरा साधन प्लस ज्ञान, मोहन को मारना चाह रहे हो तो आपने क्या किया कि उसका ब्रेक फेल कर दिया। अब देखो मोहन गाड़ी में बैठ गया, मान लो उसके साथ कोई दूसरा भी बैठा, अब आपको पता है कि ज्ञान है कि यदि उसके साथ कोई दूसरा बैठा वो भी जाएगा साथ में, तो ये कह सकते हो कि साधन प्लस ज्ञान। विश्वास का कारण, आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो जिसको देख के लग रहा है, विश्वास है कि आपके कार्य से बड़ी नुकसानी हो सकती है, ठीक है, आपने मान लीजिए कुछ भी, कोई भी अपराध करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने खेत में, ठीक है ना, अपने खेत में पानी जरूरत से ज्यादा भरा, ये सोच के कि भैया फसल के लिए, अब वो ज्यादा पानी भर गया। अब भले ही आप वहां पे, आपका खेत है, कितना पानी भर, लेकिन आपको इतना यदि पता है या विश्वास, रीजन टू बिलीव इन, पर्याप्त हेतु कि ज्यादा पानी भर जाएगा तो मेड़ टूट सकती, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक तरह से पर्याप्त हेतु, सफिशिएंट कॉज को डिफाइन करता है कि उस आपके काम से दूसरों को नुकसान होने की संभावना है, तो ये आपके द्वारा किया गया स्वैच्छिक कार्य, वॉलंटरी एक्ट माना जाएगा। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक बहुत फेमस केस है, संविधान में पढ़ा जाता है, ओलेगा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्वेच्छा को एक नवीन अर्थ दिया। इन्होंने कहा कि भाई फुटपाथ पर जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, तो ये कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मजबूर नहीं होता, मतलब ये स्वेच्छा नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो अपना जीवन, लिविंगहुड यानी कि आजीविका चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, और आर्टिकल 21 उनको ऐसा अधिकार देता है। तो कोई यदि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है ना, फुटपाथ पे सोते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, जो हमारे शहर को गंदा करते हैं, वो पिक्चर देखी होगी ना, फुटपाथ पे सोते हैं, चाहे फुटपाथ पर सोएं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहें, लेकिन इन सभी को जो है भारत का संविधान जो है मौलिक अधिकार देता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। और यदि आपने जीवन जीने के अधिकार के तहत कहीं पर झुग्गी झोपड़ी बना ली सरकारी जमीन पे, तो अत्याचार नहीं है, वो उनके द्वारा किया गया स्वैच्छिक कार्य नहीं है, वॉलंटरी एक्ट नहीं है, ये वो जीवन जीने के लिए उन्होंने ना चाहते हुए मजबूरी बस किया है, इसलिए वो अपराध नहीं माना जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट, जिसने झुग्गी झोपड़ियों को अमर कर दिया, ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में हम इतने रखेंगे, 5-10 मिनट का ब्रेक रखेंगे, और उसके बाद जो है हम अगले सेशन की बातचीत करेंगे।